हेलो गाइस। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी फ़िलहाल 12th में है एंड केमिस्ट्री में अपने डाउट्स को लेके अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि मतलब किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा या फिर कितना हार्ड आएगा, कितना इजी आएगा, कितना पढ़े कितना ना पढ़े। 4 तारीख हो चुकी है यार एंड 27 को आई थिंक 27 फरवरी को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो सिंपल सी बात है, टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है एंड मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में आप पूरी बुक या पूरा सिलेबस पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस आप तभी पढ़ सकते हो जब आपके अंदर उस चीज़ की एबिलिटी हो, प्लस में आपके अंदर ये लगन हो कि हाँ कि हमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो पढ़ना है। बट ऐसा हर किसी में होता नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अभी फ़िलहाल तो टाइम तो बचा ही नहीं है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो अभी आप लोगों के पास बस एक लास्ट ऑप्शन है कि ये जो 10-15 दिन बचे हैं, इन 10-15 दिन में एक बेस्ट स्ट्रेटजी फ़ॉलो की जाए जिसमें आप ये जो केमिस्ट्री की ये एमटीजी है ये पूरी कवर कर सके। आप पूरी तो कवर हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है यार, पूरी कवर नहीं हो पाएगी। बट फिर भी आपको इतना कवर तो करना पड़ेगा कि आप कम से कम इजीली केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर जाएं। ठीक है, आपकी री ना आए गलती से भी। एंड जो बच्चे सीरियस नहीं हैं उनको मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, एज़ अ फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि भाई अब तो पढ़ लो, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। एंड ये जो 15 दिन है ना, ये 15 दिन में से अगर ये जो शुरू के 5 दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 5 दिन आप सीरियसली पढ़ लेते हो, शुरू के 5 दिन, तो बाकी जो 10 दिन है वो इजीली आप पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपने ये 5 दिन गंवा दिए तो फिर मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी पास आउट करने की कि सिवाय नकल के भरोसे रहो। एंड नकल वगैरह होती नहीं है, चीटिंग वगैरह होती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप बस उतना भी करो, जितना करो लेकिन अच्छे से करो। तो ये गारंटी मेरी है कि आप इजीली पास आउट हो जाओगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं तो बस दिन में 1 घंटा एक सब्जेक्ट को भी दोगे, ईज़िली हो जाएगा। 15 दिन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ये 15 दिन तभी काफ़ी है जब आप करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वरना कहोगे कि फ़ालतू में बेवजह पका दिया। एक्चुअली ये पकाना नहीं था यार, ये बस कुछ बातें हैं। अब इस वीडियो को 2x स्पीड में देख लेना, थोड़ा डबल करके, ठीक है, ताकि फ़ास्ट हो जाए। बट मेरी एक एक बात इस वीडियो में बताई गई बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर आप सीरियस हो तो आज मैं केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपको रिवाइज़ करनी है। एंड जिस टाइप से मैं बताऊँगा आपको बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं एंड वही पूरे कंप्लीट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनिक आती है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो हमारी केमिस्ट्री होती है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये लगभग बहुत सारे बच्चों के लिए एक इशू बन के रह गई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, कैसे ना करें। तो मैं तुम्हें आज एक चीज़ बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर होंगे बताओ, खुद ही बताओ। हेलो एल्केन, ठीक है, उसके बाद कौन सा था, अल्कोहल वाला, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वाला, और फिर उसके बाद अमाइंस। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमारे इसमें हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब ये इतने बड़े बड़े हैं, स्ट्रक्चर्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप पूरी कवर कर नहीं पाते हो। बट मैं अभी कुछ चीज़ें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, ये पूरी तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है ना उसके बारे में है। ठीक है, पिछले कई सालों से बोर्ड एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ करके ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, या फिर ये चीज़ें सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ये पता है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ फॉलो करो और अच्छे से जान लो ये चीज़ें। ठीक है, क्या पढ़ना है उन चीज़ों को बिल्कुल, अगर आप उनको भी अगर आप रट्टाफिकेशन करके जाते हो, एकदम अच्छे से पढ़ के जाते हो बिल्कुल रट के कि ये चीज़ तो हमें आ गई है, तो आप इजीली पास आउट हो जाओगे। सबसे पहले देखो, नेमिंग रिएक्शन। जो नेमिंग रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे सैंडमियर रिएक्शन हो गई, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज़ रिएक्शन हो गई, फिटिक हो गई, वर्ड्स फिटिक हो गई, उसके बाद अल्कोहल एल्डिहाइड वाले चैप्टर में से एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, स्काईमैन हो गई, कैटरमैन हो गई,
तो ये टोटल 30 कितनी है, 30 नेम रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी, जो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, पीडीएफ भेज चुका था मैं। वो सिर्फ 30 भी आप पढ़ के जाते हो ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म है। अब कहोगे कि 30 रिएक्शन करने के बाद 2-3 नंबर आ रहे हैं, यार खुश होना चाहिए कि सिर्फ 30 नेम रिएक्शन पढ़ने के बाद हमारे 2-3 नंबर कंफर्म हो रहे हैं। क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के बाद भी जब कुछ कंफर्मेशन ना मिले तो इससे अच्छा है कुछ गिने चुने टॉपिक्स को पढ़ के कंफर्मेशन ले लिया जाए। ठीक है, नेम रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, बस 1 लाइन 2 लाइन की होगी। और हमेशा मेरी बात सुनो, जब भी नेम रिएक्शन लिखोगे तो थ्योरी में एक्सप्लेन ज़रूर करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिना थ्योरी के नेम रिएक्शन सिर्फ तब करना जब 1 नंबर में पूछा जाए। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 2 पार्ट दे दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों पार्ट जब उन्होंने दिए तो उन्होंने 1 नंबर में एक रिएक्शन पूछ ली, दूसरे नंबर में दूसरी, तो उस टाइम तो तुम डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर 2 नंबर में 1 पूछी जाए, या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 पूछी जाए, या फिर 3 में 1, ऐसा तो होगा नहीं बट 2 में 1 होने के चांस हैं, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना पूरा, मतलब थ्योरी वाइज। और रिएक्शन करने का एक तरीका भी मैंने बता रखा है कि जैसे आप कुछ भी कंपाउंड बनाते हो, ठीक है, जैसे बेंजीन बना के ऊपर आप NH2 NH3 या फिर Cl कुछ भी बना देते हो, जैसे ये आपने बनाया था, यहाँ पे ऊपर Cl लगा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये जब भी आप बनाओगे तो ये नाम क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ लिख देनी है, फिर प्लस में जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर गिव्स टू का साइन, यहाँ पे आप जो भी कैटलिस्ट होगा या फिर किसकी प्रेजेंस में होगा, टेम्परेचर वगैरह, वो सारी चीज़ लिख के फिर जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसका एज ए नेम, फिर प्लस में कुछ बाहर निकल रहा है उसका नेम। इस टाइप से जब आप रिएक्शन करके आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको मैंने 30 नेम रिएक्शन भेज रखी है, सारी की सारी पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना। उनमें से 1 या 2 कंफर्म आती हैं तो वहाँ से आपके 2-3 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न जो होती है, अब ये कन्वर्ज़न वाले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्ज़न वाले आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये कन्वर्ज़न वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, MTG जब खोल के देखोगे तो इसमें तुम्हें ना बहुत सारे वो मिल जाएंगे कन्वर्ज़न वाले क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक ये चैप्टर है, ये देखो अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे कन्वर्ज़न वाले। ये देखो, ये मिल गया, देखो स्टार्टिंग में मिला है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिख जाए, हाउ डू यू कन्वर्ट दिख जाए, या फिर कन्वर्ज़न कहीं पे लिखा आ जाए, ये देखिए हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छे से करने ही करने हैं। ये कन्वर्जन ज़रूर आती है। जैसे इसने पूछा प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल कैसे बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पूछा है फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाए, फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाए। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये पूरे जितने भी हमारे ये चैप्टर है ना, तो एक चैप्टर में तुम्हें ज़्यादा नहीं तो बस 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। अब वो 6-7 एक में हो गए हैं, ज़रा मान के चलो, यहाँ से मान के चलो, एक में 6-7 होते हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 6 की भी एवरेज मान के चलूँ तो 24 कन्वर्जन हो गई। 30 नेम रिएक्शन हम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से हम 24 कन्वर्जन कर सकते हैं एक तरीके से। अब ये 24 कन्वर्जन वाले अगर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यहाँ से भी लिख के ले लो कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मिनिमम तो 3 नंबर तो है ही बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। और मैक्सिमम हो सकता है 4 या फिर 5, ये तो आ ही सकता है। तो इसकी एवरेज मान के चलो 4, यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं ये मार्क्स, ठीक है। कन्वर्जन सारी करनी है। उसके बाद आ जाओ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म हमेशा लगभग पूछा जाता है 2 नंबर में या 3 नंबर में, एक अलग से पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैकेनिज़्म का। तो मैकेनिज़्म में भी एक चैप्टर में अगर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 4 या 5 है तो 4 चैप्टर में कितने होंगे, 20। तो 20 के 20 मैकेनिज़्म अगर आप क्वेश्चन ये वाइज करके जाते हो तो यहाँ से भी 3 से 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। 5 ना सही तो 3 नंबर तो पूरे होंगे ही, तो मैं इसको 3 मान के चलता हूँ। मैकेनिज़्म हो गए। उसके बाद केमिकल टेस्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल
रीएजेंट्स, ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक एक नंबर में पूछी जाती हैं करीब करीब, कि केमिकल टेस्ट, केमिकल रीएजेंट। तो ये भी तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे, मैं देखो दिखा देता हूँ। केमिकल टेस्ट, केमिकल रीएजेंट, ये भी जब ढूंढोगे ना तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। ये पहले तो देखो मैकेनिज़्म मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप्स ऑफ एथेनॉल, ये मैकेनिज़्म पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, ये तो इस टाइप के मैकेनिज़्म तुम्हें हर चैप्टर में 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनको अच्छे से बिल्कुल पक्का करके जाना। केमिकल टेस्ट ये रहे कि केमिकल टेस्ट के नाम लिखो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस में मतलब क्रिएट करने में हमें हेल्प करे। एथेनॉल और फिनॉल के बीच में कौन सा केमिकल टेस्ट यूज़ होगा, इसमें और इसमें कौन सा यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये देखो फिनॉल और 1-प्रोपेनॉल के बीच में कौन सा केमिकल टेस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चन भी जब करोगे ना तो हर चैप्टर में ये भी आपको 4-5 मिल ही जाएंगे। तो ये भी टोटल मैं मान के चलता हूँ 20 क्वेश्चन, और यहाँ से ज़्यादा ना सही तो 2 नंबर तो पक्के होते ही होते हैं। कंफर्म हो गया। अब उसके बाद गिव रीज़न वाले क्वेश्चन। आप कहोगे ये गिव रीज़न क्या है, फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका था कि गिव रीज़न वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 3 नंबर में पूछा जाए। ये तो तुम्हें हर चैप्टर में से क्लियर करने हैं। गिव रीज़न वाला क्वेश्चन जहाँ पे भी दिख जाए कि मतलब रीज़न बताओ ऐसा क्यों होता है, या फिर कोई भी चीज़ वो बोल दे और पूछे कि इसको एक्सप्लेन करो रीज़न दे के, तो वो होते हैं गिव रीज़न वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा एक क्वेश्चन, गिव रीज़न देना है इसमें। फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल, फिनॉल जो है एथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, इसका रीज़न लिखो। इस टाइप से क्वेश्चन। और एक चीज़ और, गिव रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ गिव रीज़न में नहीं लिखा आ सकता, इसको इस फॉर्म में भी वो पूछ सकता है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो गिव रीज़न में ही आते हैं कि ओ नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर स्टीम वोलेटाइल देन पी नाइट्रोफिनॉल। क्यों होता है भाई, रीज़न बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं ये गिव रीज़न वाले, ये हर चैप्टर में से करने हैं। हर चैप्टर में ये भी कितने, 4-5 ही हैं, तो 4 चैप्टर में कितने हो गए, ये भी 20 हो जाएंगे। अब यहाँ से 20 हो गए तो यहाँ से अपने 3 नंबर पक्के मान के चलो। ठीक है, मैं ज़्यादा नंबर नहीं जोड़ रहा यहाँ पे, वैसे मैं ज़्यादा जोड़ना चाहिए मुझे, 3 से 5 नंबर के आ जाते हैं गिव रीज़न वाले, ज़्यादा ही आते तो 5 जोड़ के चलो। वैसे मिनिमम अगर कम से कम देखा जाए तो 3 नंबर का तो आता ही आता है, तो गिव रीज़न वाले पूरे करने हैं। अब गिव रीज़न वाले का मैंने एग्जांपल दे दिया था कि गिव रीज़न किस तरीके से आता है। गिव रीज़न पूछ सकता है, एक्सप्लेन ये भी बोल सकता है, या फिर अकाउंट द फॉलोइंग, ये भी इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो ये वाले कवर करने हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब आ जाओ आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस। अब आइडेंटिफाई वाले कैसे होते हैं, आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन जिसमें आपको एक रिएक्शन दे देगा। ठीक है, उस रिएक्शन में A, B, C, D दे देगा और बोलेगा कि भाई A, B, C, D को पहचानो, मतलब कोई भी रिएक्शन डाल के दे देगा। एंड जैसे ये रिएक्शन यहाँ पे कुछ दे दिया, प्लस में यहाँ कुछ दे दिया, और यहाँ पे A लिख दिया, फिर प्लस में यहाँ कुछ दे दिया, फिर नीचे ले जाके इसको यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ B दे दिया। तो मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, A हमें ये कंपाउंड बताना है। या फिर यहाँ पे A दे देगा, यहाँ पे कंपाउंड का नाम दे देगा जो भी बन रहा है। तो कुल मिला के आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन जितने हैं हर चैप्टर में मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में मैं हर क्वेश्चन ढूंढ के नहीं दिखाऊंगा, ये खुद जब MTG खोल के देखोगे ना तो ये आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि ये मैं जितने भी ये जिस टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ MTG में से कवर करना, सिर्फ MTG में से कवर मत करना, सॉरी आई मीन टू से सिर्फ MTG में से ही मत करना, NCERT वाले भी करना है। MTG में क्या है ना, PYQ ज़्यादा मिलेंगे, बट NCERT में जो क्वेश्चन हैं वो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के करने ही करने हैं। अब यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा है, बट जब देखोगे तो मिल जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन NCERT में बहुत सारे हैं, जिसमें ABCD की पहचान हमें करनी होगी। देखना NCERT एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पूरे कवर करके जाने हैं, हो जाएगा। अब आ जाओ अरेंज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। ये आइडेंटिफाई वाला यहाँ मान के चलो, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा बट फिर भी 2 नंबर का मान लेता हूँ। उसके बाद आ जाओ अरेंज वाले, ये अरेंज द ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है बताओ। बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसके बाद
और भी चीज़ें हो सकती हैं, डिक्रीजिंग में हो सकता है, इंक्रीजिंग में हो सकता है, ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये सब हो सकते हैं। तो ये अरेंज द ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। साथ ही इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि दो चीज़ें दे देगा, दो चीज़ों में से एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है, कि कौन सा किस में फास्ट जाएगा। तो मतलब उन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, आउट ऑफ विच। जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे है, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन ऑकर्स विद SN1 और SN2 में से इनमें से कौन सी जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो ये दे दिए, तो ये बता दिया है कि SN2 रिएक्शन में कौन सा फास्टर जाएगा, ये या ये छांटना है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो 2 नंबर यहाँ मान के चलो। इस टाइप के भी क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखे NCERT या फिर MTG में से इस टाइप के कवर कर लेना, ठीक है। और आइडेंटिफाई वाला जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, एक्चुअली ये देखो ये मिल चुका है, ये देखो 2020 में आया हुआ है। ये पूरी एक रिएक्शन टाइप दे दी है एंड यहाँ पे ये ABCD यहाँ पे हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो जब इसका सॉल्व करके देखोगे इसके आंसर को तो पता चल जाएगा। तो ये ना ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर में सिर्फ 1 या 2 या 3 मान के चलो, तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया बस। अब यहाँ से मैं मार्क्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन जो करवाई थी, अब मैं मार्क्स देखो कैलकुलेट करवाता हूँ। नेम रिएक्शन जो मैंने करवाई, मैं यहाँ से उसके जोड़ लेता हूँ सिर्फ 2 नंबर, ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ कन्वर्ज़न का बोला था, तो कन्वर्ज़न के मैं ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 3 नंबर जोड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने मैकेनिज़्म बोला, मैकेनिज़्म के भी मैं 3 नंबर जोड़ लेता हूँ, अगर करोगे तुम लोग अच्छे से तो। केमिकल टेस्ट में मैं ज़्यादा नहीं 2 नंबर जोड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद रिएजेंट भी उसी में आ चुका है। गिव रीज़न वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये 3 से 5 के बीच में आते हैं, तो करीब मैं 4 जोड़ लेता हूँ। आइडेंटिफाई वाला 2 या 3 नंबर में आता है, हो सकता है ये बड़े 5 नंबर में आ जाए पॉइंट्स में, तो इसको यहाँ पे 3 नंबर मान के चलो। अरेंज द ऑर्डर आउट ऑफ विच, ये भी करीब 3 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारी ये चीज़ें इतनी कंप्लीट हो रही हैं। अब उसके बाद एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, IUPAC नेमिंग। जो IUPAC नेमिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT में, ठीक है, नेमिंग किस किस में है, चारों चैप्टर्स में से है। तो IUPAC की नेमिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कितनी नेमिंग मिलेंगी, पहले चैप्टर में मिल जाएंगी 20-30, ठीक है। फिर उसके बाद अल्कोहल वाले में भी 20-30। तो ये तो बस एक वर्ड का आंसर होता है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। IUPAC नेमिंग भी 2-3 नंबर में आ जाती है, ये भी अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो मैं ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 नंबर भी कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बायो मोलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर जिस बच्चे ने गवाया तो यूँ मान के चलो कि उसके हाथ से एक किस्मत चली गई है, ठीक है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 7 नंबर का है यार। और 7 नंबर ये हमें एक तरीके से मैं यूँ कह लूँ फ्री के नंबर है। अगर ये 7 नंबर अच्छे से कवर करते हो तो ये 7 नंबर भी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ सेकंड बुक का इतना हो चुका है, ठीक है। ये हमारी सेकंड बुक का है, जो हमारा सेकंड बुक है, सेकंड पार्ट है। तो अगर मैं इनके नंबर कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा बताओ। 7 2 9 3 12 3 15 19 21 24 27 29, यहाँ देखो 29 मार्क्स। अब 29 मार्क्स तब हैं जब अच्छे से करके जाओ। बाई चांस बहुत से बच्चे हैं नहीं कर पाते, इतना कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो 29 में से मिनिमम अगर कट के भी अगर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ 20 या फिर 21 नंबर भी ले लेते हो, सिर्फ 20 या 21, इतने भी काफ़ी हैं। ये हमारी सिर्फ सेकंड बुक का मैंने बताया, ठीक है। अब बची जो फर्स्ट बुक, उसमें से ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 10 नंबर भी ले लोगे तो इजीली पास आउट हो जाओगे। 24 नंबर हमें चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि हम पास आउट हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा इंसान, अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको एग्ज़ाम ना भी आता हो तो भी वो पूरा 70 नंबर का एग्ज़ाम करके आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसी को मानूंगा कि हाँ इसने अपना बेस्ट दिया है। क्लियर है। सेकंड बुक मैंने अच्छे से समझा दी है किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये तो तुम्हें जहाँ भी दिख जाए हर चैप्टर को अपना स्टार्ट करो, पढ़ो,
टाइम नहीं है इतना, डेली का एक चैप्टर भी उठाओगे इजीली कवर हो जाएगा यार। एक दिन में जैसे एक हेलो एल्केन वाला चैप्टर उठा लिया, हेलो एल्केन वाले में जितनी भी IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चन है 20-30 को नेमिंग है, 4-5 क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी चैप्टर में से फिर नेमिंग रिएक्शन 3-4 हैं बस, ज़्यादा नहीं है। जैसे सैंडमियर होगी, फिंगलस्टीन होगी, वर्ड्स फिटिक होगी, ये दोनों तो एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके बाद स्वार्ड्स होगी, बस क्लियर है। उसके बाद कन्वर्जन भी थोड़े बहुत, बस 4-5 क्वेश्चन है। मैकेनिज़्म मेरे ख्याल से 3 मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3-4। केमिकल टेस्ट एजेंट ये भी 2-3 मिलेंगे। गिव रीज़न वाले क्वेश्चन भी 3-4 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई वाले भी 2-3 मिलेंगे। अरेंज द ऑर्डर आउट ऑफ विच, ये वाले थोड़े ज़्यादा है, इसमें ये अच्छे से पढ़ना। हमेशा SN1 और SN2 वाले में से ये पूछा गया है ज़्यादातर, चायरल का पूछा गया है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, ये कर लेना। तो एक दिन में अगर 1 घंटा भी सीरियसली पढ़ लेते हो, 1 घंटा लगातार ना सही, आधा घंटा भी पढ़ते हो, आधा घंटा भी ना सही 15 मिनट भी पढ़ते हो, 15 मिनट अभी पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज़ करके देख लिया। फिर उसके बाद कभी किसी और टाइम, शाम के टाइम 15 मिनट पढ़ लिया। फिर सोने से पहले 15 मिनट पढ़ लिया। फिर उसके बाद सुबह उठ के 15 मिनट पढ़ लिया। तो एक दिन में 24 घंटे में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो। और जैसे ही कवर कर लो, उसके बाद जब अगला चैप्टर करने जाओ तो चैप्टर करने के बाद दोनों चैप्टर्स को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ कर दो। बस 4 ही तो चैप्टर हैं यार। बायोमोलिक्यूल्स वाला पूरा तुम्हें क्रैमिंग करनी है एक तरीके से, क्योंकि इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है। बायोमोलिक्यूल्स में मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, जब मैंने चैप्टर समझाया था अच्छे से, तो मैंने ये बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे पढ़ना है पूरा। यहाँ से जब देखोगे ये ब्रेन मैप दे रखा है इस टाइप से, यहाँ से जब पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें ये सारे मिल जाएंगे। जब ये सारा पढ़ लोगे ना, 4-5 पेज अच्छे से समझ लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये करने के बाद जितने भी ये क्वेश्चंस ये हैं जो हैं, गिव रीज़न वाले हो गए, डेफिनेशन वाले हो गए, डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं एक्चुअली यहाँ लिखवाना भूल गया था। इसमें आइडेंटिफाई के साथ साथ यहाँ पे डिफ़ाइन वाले क्वेश्चन भी कर लेना, इसमें से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत छोटी होती है, 3-4 लाइन की होती है बस। तो सबसे अच्छी बात है कि हो जाएगा। जैसे एनंशियोमर की डेफिनेशन पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की पूछ सकता है। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला तो तुम्हें पूरा करना है। तो इतना भी करते हो तो इस बुक में से तुम्हारे 29 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। पूरा अगर करके जा रहे हो तो हद से मार के, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हो तो 20 नंबर तो मिनिमम है ही। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट बुक में से। फर्स्ट बुक में से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट पार्ट में से सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक है, सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसमें क्या करना है, देखो सारी तो डेफिनेशंस पढ़नी है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये सारी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो लॉ है हमारे, हेनरी लॉ हो गया, रोल्ट लॉ हो गया, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं जैसे मोलैलिटी, ये सब वैसे पूछते नहीं हैं बट पूछ सकते हैं। मोलर मास, मोलिकुलर वेट, ठीक है, ये तो करने ही करने हैं। अब बड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है ना, इसमें कई टाइप के आते हैं, जैसे वांट ऑफ फैक्टर हो गया, एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं इन सबको एक एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। हर साल ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इतना करके भी जाते हो सॉल्यूशन वाला चैप्टर तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस जो जितनी करेगा उतना उसका फ़ायदा होगा। ये देखो 7 नंबर का चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, और 7 में से यूँ मान के चलो अच्छी तरीके से तैयारी करके जा रहे हो तो भी मैं यूँ मान के चलता हूँ कि बस बच्चे 4 या 5 नंबर ही ले पाते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करके जाते हो, सिर्फ लॉ, डेफिनेशन और एक तो न्यूमेरिकल भी निकालना आ गया, तो यूँ मान के चलो 3 नंबर तो ले ही लोगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इसमें से भी सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है EMF, जो हमारी नॉन इक्वेशन में आते हैं, ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसके वो करने हैं। ठीक, EMF हो गया। उसके बाद ये जो हाफ सेल वाले होते हैं वो वाले कर लेना। उसके बाद कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं डेफिनेशन वाले, वो वाले ख़त्म कर लेना। बस इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे इतना भी करोगे तो काफ़ी है।
क्योंकि ये जो टॉपिक है नॉन स्टिक इक्वेशन और ये जो ईएमएफ है, ज़्यादातर क्वेश्चंस ना इसी में से पूछते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, गिब्स एनर्जी और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेल्टा जी यहाँ पे, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारी हमें ये चीज़ें निकालनी है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, किसी में ईएमएफ निकालने को बोल देगा, किसी में पोटेंशियल डिफरेंस बोल देगा, और किसी में गिब्स एनर्जी हो गया, मैंने बता ही चुका हूँ। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें तुम्हें बोलेगा वो, तो ये तुम्हें सॉल्व करनी ही करनी है अगर करना चाहते हो तो। बाकी अगर नहीं भी करना जो चाहता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम अगर नहीं है, जैसे कोई नहीं इतना टाइम लगा पा रहा है, तो बस इतना कर ले। ईएमएफ नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया, नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद हाफ सेल हो गया, उसके बाद कंडक्टिविटी हो गया, फिर उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी हो गया, बस इतना काफ़ी है। और एक गिब्स एनर्जी, बस इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े अच्छे से कर ले। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वाला, उसमें से भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले, कैलकुलेट द रेट वाले, ठीक है, ये वाले भी करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो फर्स्ट बुक में से न्यूमेरिकल जो हैं बहुत सारे आते हैं, सॉरी करीब 3 चैप्टर हैं, तीनों में से न्यूमेरिकल्स की भरमार होती है। एंड बहुत सारे बच्चों का जो वीक पार्ट है वो न्यूमेरिकल्स ही है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि न्यूमेरिकल्स जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उन टॉपिक्स का एक एक दो दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ज़्यादा टाइम है नहीं, तो एक एक दो भी करोगे तो इतना हो जाता है। एग्ज़ाम में अगर आंसर नहीं भी निकल रहा है लेकिन तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला लिख के उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक है। नहीं तो अगर जितना भी कर पाओ उतना करके भी आओगे ना, तो एग्जामिनर पूरा काटा नहीं मारेगा, ठीक है, उस पर पूरा गलत नहीं कर देगा, उसमें मार्क्स दे देता है, एंड उतने काफ़ी होते हैं। अब आ जाओ जो हमारा डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसमें से हमें जो ट्रिक है वो ये वाली फॉलो करनी है जो मैंने ये बताई थी, सॉरी ये वाली आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्डर वाले क्वेश्चन, एंड डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद सीरीज़ वाले क्वेश्चन, और सबसे मेन IUPAC नेमिंग। उन 2 चैप्टर में से हमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं जो पूरा करने बैठोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाकी 2 थ्योरी है, वैलेंस बैंड थ्योरी है और एक और है, तो ये जो दोनों थ्योरी हैं ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर का है और D&F भी 7 नंबर का है, तो ये 7-7 नंबर के दोनों हैं, तो 7-7 14 नंबर के हमारा यहाँ से सिलेबस बनता है। तो करीब यहाँ से जब ये 16 नंबर का यहाँ से बन रहा है तो पूरा तो पढ़ पाओगे ही नहीं, 7-7 14 नंबर हो चुके हैं बस। तो इसी तरीके से मैं बस इतना ही कहूँगा कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन कर लेना, अरेंज द फॉलोइंग इस टाइप के जितने क्वेश्चन कर लेना, डेफिनेशन वाले कर लेना, और जो थ्योरी है हमारी वो कर लेना। कोऑर्डिनेशन में तो बस IUPAC नेमिंग, डेफिनेशन, ठीक है, और ये जो वाई, एक्सप्लेन, गिव रीज़न, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वाई करके एक्सप्लेन करके, ठीक है। उसके बाद 2 थ्योरी मैं बता चुका हूँ, वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल फील्ड, ये वाली कर लेना। और ये देखो आउट ऑफ 2 कंपाउंड दे दिए, पूछ लिया भाई कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मोर स्टेबल है। आउट ऑफ, ये जो आउट ऑफ वाले क्वेश्चन है मैंने फिर से बताए थे ना, ये इस टाइप के, ये तुम्हें यार हर चैप्टर में से करने हैं, क्योंकि हर साल आता है यार, 2 नंबर में 3 नंबर में ज़रूर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें तैयारी करनी है। तो सेकंड बुक की जो मैंने तैयारी तुम्हें बताई, 20 मार्क्स यहाँ से आउट हो रहे थे, पूरे मिल रहे थे हमें। और यहाँ से जो बच गया हमारी फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक अगर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ जितना मैंने बताया है इतना भी अगर मान के चलो, डेफिनेशन, लॉज, और ये जो 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल, और केमिकल काइनेटिक्स में हाफ सेल और रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, ये वाले 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल, बस इतना पढ़ के, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC और D&F में उनके एलिमेंट्स के नाम, सीरीज़ और आउट ऑफ वाले क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादा नहीं। तो टोटल मैं यहाँ पे करीब सिर्फ 12 मार्क्स भी अगर मैं लेता हूँ, मिनिमम 12 मार्क्स, मिनिमम, ध्यान रखना मेरी ये बात, मिनिमम है, मेहनत करके जाओगे तो और ज़्यादा, लेकिन मिनिमम यहाँ 12 आते हैं और यहाँ पे 20 आ रहे थे, तो 20 और 12 32 हो जाता है, ठीक है। अब 32 होने के बाद अब ऑप्शन टाइप हमारे जो हैं वो 16 हैं,
ठीक है। अब 16 जो ऑप्शन टाइप है, 16 में से करीब 5-6 तो इन्हीं में से आ गए जो मैंने चैप्टर बताए हैं, इन्हीं में से पूछ लेते हैं। बाकी 5-6 खुद भी करके आते हो तो 5 नंबर वहाँ भी जुड़ जाते हैं, ईज़िली जुड़ते हैं। उसके बाद पैसेजेस हो गए। पैसेजेस जो होते हैं, पैसेजेस लगभग मैं कहूँगा कि हर चैप्टर में 2-2 पैसेज हैं, तो हर चैप्टर का करके जाओ। स्पेशली क्या कहते हैं इसका, बायोमोलिक्यूल्स वाले का, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले का और एक अमाइंस वाले का। इनके जो पैसेजेस है वो अच्छे से करके जाओ, ठीक है, पैसेजेस। और बाकियों के एक एक बार नज़र ज़रूर मारो। तो पैसेज में भी केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है पैसेज टाइप, वो 4-4 नंबर के 2 आते हैं, 8 नंबर। तो यहाँ से अगर मैं टोटल कैलकुलेट अगर करता भी हूँ तो 20 उसमें आ रहे हैं, मान लो 12 यहाँ आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद 4-5 ऑप्शन टाइप जोड़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो मैं सिर्फ 4 नंबर जोड़ लेता हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से 3 नंबर और जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ से भी अगर हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं तो देख लो अब 39 मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। कहने को काफ़ी नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद 39 आ रहे हैं। और अगर इतना भी अगर नहीं पढ़ना चाहते ना तो भाई, तो 39 में तो फिर अगर मैं यहाँ 0 लगा दूंगा ना तो गलत नहीं होगा। 09 मार्क्स हैं, मतलब 9, सिर्फ 9 नंबर। क्योंकि यार ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसी टाइप से कर पाओगे जो कर पाओगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मौका मिलेगा कुछ करने का। यही एक स्ट्रेटजी है जो हो सकता है कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करा सके, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि जिस टाइप का मैंने बताया है बस वही करो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। फिर से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर ये कहीं नहीं जाने चाहिए। इस चैप्टर का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक कीवर्ड, एक एक चीज़, एक एक रीज़न पता होना चाहिए, तब 7 नंबर यहाँ पे कंफर्म अपने समझना, ठीक है। तब जाके कहीं मानना कि हाँ इस सेकंड बुक में से तुम्हारे 20-21 आ रहे हैं। और 20-21 तब आएंगे जब 7 नंबर का ये मान के चलोगे, या 6 भी मान लेते हो, चलो 1 नंबर कट जाए। लेकिन ये बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने बताए, आइडेंटिफाई, अरेंज द ऑर्डर, आउट ऑफ विच, नेमिंग, मैकेनिज्म, कन्वर्जन, केमिकल टेस्ट, केमिकल रिएजेंट, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन, अकाउंट द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ये सारे करके जाओगे तब जाके यहाँ पे 29 आ रहे थे। और अगर कट भी जाते हैं मार्क्स थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो 20 मार्क्स भी मैं जोड़ रहा था, 20 नंबर पक्के हो रहे थे। यहाँ से भाई न्यूमेरिकल तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है। 4-5 न्यूमेरिकल इस वाले चैप्टर के, सॉल्यूशन वाले के करने ही करने। डेफिनेशन लॉस तो बिल्कुल रट्टा मारना, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए तुम्हें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल है, वो करके देखने। केमिकल काइनेटिक्स के सिर्फ 2-3 टाइप के कर लेना, बहुत है। डी एंड एफ और जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें से सिर्फ IUPAC नेमिंग सीरीज़ वाले क्वेश्चन, आउट ऑफ विच और गिव रीजन वाले क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफ़ी है। तो यहाँ से तुम्हारे ईज़िली अगर इतना करके जाते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई 70 में से तुम्हारे 40 तो लगभग मिनिमम मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे कंफर्म है, अगर इतना करके जाओगे तो। लेकिन अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, ठीक है। 40 नंबर अगर यहाँ से ले लेते हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में अगर कम से कम, अगर ज़्यादा ना सही तो 25 नंबर भी अगर तुम्हारे जुड़ते हैं तो 65 नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मेरे हिसाब से बताई गई स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो। अब फिर से मत पूछना कि किस चैप्टर में से मैंने क्या नहीं बताया, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। कुछ ना तरीके होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और वो तरीके ही हैं जो बिल्कुल लाइफ बदल के रख देंगे। हाँ, ये सिर्फ 12th के लिए बात नहीं बता रहा, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करो एंड एक स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे कि ये मैंने तुम्हें सौंप दी है ये स्ट्रेटजी कि इस टाइप से नंबर क्लियर करो। क्योंकि जब सामने 3-4 मोटी मोटी गाइड किताबें बुक्स रखी हुई होती है ना, तो समझ नहीं पाते हम कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रेटजी बनाते हैं ना तो सब कुछ ईजी लगने लगता है। तो जिस हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ाया है उस हिसाब से पढ़ो। मैंने जितना केमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हें इस वीडियो में समझाया है उस हिसाब से समझो और उस हिसाब से तैयारी करो। MTG खोलो। फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि MTG के साथ साथ NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस, वही वाले जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ये सारे बताए हैं हुए, जिसमें IUPAC नेमिंग भी है, अरेंज द ऑर्डर भी, आउट ऑफ विच भी है, गिव रीज़न है, एक्सप्लेन है, आइडेंटिफाई है, मतलब हर टाइप के वो
एंड एमटीजी तो करनी है, इसमें पीवाईक्यू है, लेकिन एनसीईआरटी में पीवाईक्यू नहीं है भाई। ये तो इस साल भी आ सकते हैं, ज़्यादातर तो इस साल से पूछे जाएंगे ना, क्योंकि एमटीजी में तो ज़्यादातर तो पीवाईक्यू है और ब्रेन मैप है। पीवाईक्यू में से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो बस 15-20 नंबर का ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो और लेकिन जो एनसीईआरटी है ना वो मायने रखती थी, यहाँ से आराम से 20-25 नंबर का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो वो 20-25 नंबर ऐसे ही नहीं है, वो तभी है जब हर चैप्टर की एनसीईआरटी में से करोगे। और इतने इतने क्वेश्चन है, समझ सकता हूँ नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई है कि हर एक्सरसाइज में अगर 40 क्वेश्चन है तो जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं तो 40 में से सिर्फ ऐसे 7 या 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हर चैप्टर में से 7-8 कर लो। काफ़ी नहीं है क्या, मतलब ज़्यादा है क्या, बहुत कम कम है यार, इतना टाइम बचा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा फॉलो करोगे तो हो जाएगा। जैसे कि अभी अपना 10 दिन का टारगेट मान के चलो, ज़्यादा मत मानो, सिर्फ 10 दिन मानो। एक दिन में एक चैप्टर करो, ठीक है। तो 5 दिन में तो तुम्हारी सेकंड बुक पहले से ही ख़त्म हो रही है, 4 चैप्टर वो और 5 बायोमोलिक्यूल्स, और 5 दिन में तुम्हारे ये ख़त्म हो जाएंगे। सॉल्यूशन वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड कोऑर्डिनेशन, बस यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो 10 दिन में यहाँ पे केमिस्ट्री पूरी कवर कर सकते हो अगर डेली 1 घंटा दोगे तो। ये है केमिस्ट्री का, साथ में बाकी सब्जेक्ट भी है, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने 15 तारीख तक का ये तो मैं टाइम टेबल पकड़ा दिया है, बिकॉज़ 19 तारीख को आई थिंक पेपर है, तो अपना उसका पढ़ोगे तो 15 तारीख तक तो कवर करो, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो जाओ। इस वीडियो में बोला गया एक एक शब्द तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस बताए हैं, क्या नहीं बताए हैं। वो क्वेश्चन तुम्हें जब भी दिखे बुक खोलते ही उसको तुम बस याद करना चालू कर दो, ओके। सो ऑल द बेस्ट, स्ट्रेटजी फॉलो करो, ज़रूर पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। बट अगर इसके बाद भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आई होप सो मैं काफ़ी हेल्प कर पाया हूँ तुम लोगों की इस वीडियो के थ्रू। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड जैसे जैसे मैंने बताया उस टाइप से अपनी प्रिपरेशन करो, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड यार, जितना हो सके।